Hello people, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So we have to start with section number 59. तो सेक्शन नंबर 59 में ना अब बात यहाँ पर हो रही है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स में इन्होंने इस सेक्शन में ये बोला है कि अगर स्पेशल कोर्ट को इन रिलेशन टू जो भी ऑफेंस थे ना सेक्शन नंबर 4 में, अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी समन्स थे अक्यूज पर्सन के, जो भी वारंट थे फॉर अरेस्टिंग ऑफ दैट अक्यूज पर्सन, या जो भी उसने समन्स इशू करे थे कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो या इन लोगों का हमें अटेंडेंस चाहिए, या फिर कोई भी सर्च वारंट उसने इशू करा था, वो सर्व होने चाहिए या एग्जीक्यूट होने चाहिए किसी ऐसी प्लेस में जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। वो इंडिया में नहीं है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। तो फिर वो जो भी समन्स और वारंट्स होंगे उसकी डुप्लीकेट कॉपी भेज देगी कोर्ट को, जज को या मैजिस्ट्रेट को, और वो उन अथॉरिटीज के थ्रू भेजेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अपने गैजेट में। आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करेगी तो उसमें वो ये बताएगी कि कैसे जो है वो उस कोर्ट को, जज को या मजिस्ट्रेट को वो वारंट या वो जो भी समन है वो भेजना है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता देगी कि आप किसके थ्रू भेजना है, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में वो समन या वो वारंट पहुंच जाएगा और वहां पर फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे रही है, लेकिन वो जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, वो जो एग्जीक्यूशन होना है वो वहां होना है, उस प्लेस में होना है जो कि इंडिया में नहीं है। वो कहाँ है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। ओके, देन उसके बाद में आता है हमारा सेक्शन नंबर 60। तो सेक्शन नंबर 60 बताता है अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन एक्सेट्रा ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया। अब यहाँ पर ना अटैचमेंट, सीजर और कॉन्फिस्केशन हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का जो कि या तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में या इंडिया में है। अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोविजनल अटैचमेंट वगैरह, वो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज इन इंडिया ओनली, बट व्हाट इफ दैट प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में ये है कि अगर कोई भी डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि आप जो है प्रोविजनल अटैचमेंट कर दो, या फिर फ्रीजिंग का कोई ऑर्डर आया है, या फिर स्पेशल कोर्ट ने ही ऑर्डर कर दिया है, या कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसने कुछ ऑर्डर कर दिया है कि यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, कॉन्फिस्केशन होना चाहिए। तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर देंगे। अब वो किसको इशू करेंगे, जो भी वहां की अथॉरिटी होगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, उसको वो इशू कर देंगे, और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इम्प्लीमेंट फिर अकॉर्डिंगली कर देगा। उसके बाद में ये है जो आपका सबसेक्शन नंबर 2 है कि जब भी कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है फ्रॉम एनी अथॉरिटी जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट एक्सेट्रा ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब फर्स्ट वाले सबसेक्शन में तो इंडिया वाले भेज रहे थे बाहर ये ऑर्डर कि आप प्लीज इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करवा दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है इंडिया के पास में, कोई हो सकता है किसी और कंट्री में इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, पर यहाँ ऑर्डर इंडिया के पास आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जैसे इंडिया के पास में कोई ऑर्डर आया कि ऐसे ऐसे आपकी प्रॉपर्टी को हमको अटैच करना है या कॉन्फिस्केट करना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको रिसीव करेगी। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्डर को रिसीव करेगी, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देगी किसको, डायरेक्टर को, एज इट थिंक्स फिट, क्योंकि वो डायरेक्टर ही उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी और किसको भेज देगी, डायरेक्टर को भेज देगी। उसके बाद में 2A में क्या बोला है, 2A में यहाँ पर ये बोला है कि जब भी कभी क्लोजर हो जाता है ना क्रिमिनल केस का, या किसी भी ट्रायल का कंक्लूजन आ जाता है, और ये जो कंक्लूजन हो रहा है ये हो रहा है इन अ क्रिमिनल कोर्ट दैट इज नॉट इन इंडिया, बल्कि इंडिया के वो बाहर है, या फिर कोई भी करस्पॉन्डिंग लॉ है जो मतलब उस कंट्री का है वो हो चुका है, वो एक तरह से केस या तो बंद हो गया है, या फिर वो जो क्रिमिनल है वो मतलब क्रिमिनल केस जो है वो या तो क्लोज हो गया या कंक्लूजन पे आ गया है। तो स्पेशल कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, जब उसको एप्लीकेशन मिलेगी ना डायरेक्टर से कि आप जो है इसको एग्जीक्यूट कर लो, मतलब इसको कॉन्फिस्केट कर दो, या फिर ये वाला जो भी प्रॉपर्टी है, इस चीज़ का मतलब फाइनली पता लग गया कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या फिर वो किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो जो स्पेशल कोर्ट को जब मतलब ये मिलेगी ना, तो फिर वो क्या कर देगा, वो कॉन्फिस्केट करवा देगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मतलब ये हुआ है कि जैसे वो जो प्रॉपर्टी थी, मतलब वो जो केस था वो क्लोज हो गया था या कंक्लूड हो गया था, तो उस केस में जैसे स्पेशल कोर्ट को ये एप्लीकेशन मिली डायरेक्टर से कि भैया इसको हमको एग्जीक्यूट कराना है, इसको हमको कॉन्फिस्केट कराना है, या फिर यहाँ पे जो अफेक्टेड पर्सन है तो इनका जो है आपको मतलब जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं आपको पास करने हैं। तो उस केस में वो जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है उसको कॉन्फिस्केट करा देगी।
ठीक है, उसको कॉन्फिस्केट करा देगी। कौन? स्पेशल कोर्ट उसको कॉन्फिस्केट करा देगा। और वो जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है वो किसको दे दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 3 में क्या बोला है? सबसेक्शन नंबर 3 में बोला है डायरेक्टर शेल देन डायरेक्ट एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी। जो भी डायरेक्टर है ना, तो उसको जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलेगा ना सेक्शन नंबर 58 और 59 में, तो उसको जो है डायरेक्ट करना पड़ेगा किसी भी अथॉरिटी को इस एक्ट में कि वो जो जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उसको ले। अब ये 58 और 59 वाला आपको याद होगा कौन सा था? इसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट था कि कोई भी अगर रिक्वेस्ट आएगी, मतलब आएगी या जाएगी, और या फिर कोई भी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होंगे, तो इसमें जो है हम क्या करें, इसमें हमारे पास में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप प्लीज हमको कुछ एविडेंस दे दो या फिर आप क्या करा दो, इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करा दो। तो उस केस में जो भी डायरेक्टर है ना, उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हम उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें एंड कैसे हम उस प्रॉपर्टी को ट्रेस करें। अगर आप लोग भूल गए हो तो सेक्शन नंबर 58 में बता दूं, दैट वाज अबाउट असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो उसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया था इंडिया में। और इसी तरह से सेक्शन नंबर 59 में क्या हुआ था? सेक्शन नंबर 59 में ये हुआ था कि इंडिया से गया था कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, क्या गया था कि हमको मतलब ये समन, या उसका मतलब डुप्लीकेट गया था वारंट का या समन का। तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर को कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होता है ना, तो उसके पास में अथॉरिटी रहेगी कि वो जो है इस बात के लिए सारे स्टेप्स ले कि कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रेस और आइडेंटिफाई वो करेगा। उसके बाद में जो भी स्टेप्स रेफर्ड हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे किसी भी पर्सन का, प्लेस का, डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का, या कोई भी अदर रेलिवेंट मैटर में। उसके बाद में कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है दैट शुड बी कैरिड आउट बाय एनी अथॉरिटी, एंड जो भी प्रोविजंस है दैट आर रिलेटेड टू अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन, दैट विल वेस्ट इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो ऑलरेडी इन्होंने रिपीट कर ही दिया था। और कभी भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देगी टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट, या फिर वो कॉम्पनसेट कर देगी उस स्टेट को उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके, या फिर म्यूचुअली एग्री टर्म्स जो भी होंगे बाय टेकिंग डिडक्शन फॉर रीजनेबल एक्सपेंसेस, तो उस अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को वो जो है कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का बाइफर्केशन कर देंगे कि उन्हें उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है या डिस्पोज करना है। देन उसके बाद में आता है हमारा अनदर सेक्शन, दैट इज हमारा सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 बात करता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो हर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सामान्य या वारंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव करा है, एंड हर लेटर रिक्वेस्ट, सामान्य या वारंट जो भी उसने ट्रांसमिट करा है, वो ट्रांसमिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, और as the case may be sent to the concerned court in India and such form in such manner as the central government may by notify specify in this behalf। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे हो ना, वो उस तरह से होना चाहिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी। तो उसका सिंपली मतलब ये है। उसके बाद में हमारी देन आती है रिकवरी ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो सेक्शन नंबर 62 बोलता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी जो है या ऑफिसर जो है वो एक्सरसाइज कर लेता है पावर्स को बिना किसी रीजन के जो कि राइटिंग में रिकॉर्डेड है, जैसे उसने अगर सर्च कर लिया किसी भी बिजनेस प्लेस को, या उसने डिटेन कर लिया या अरेस्ट कर लिया, तो फिर वो मतलब ये फालतू का काम कर रहा है, उसके पास में कोई लीगल पावर नहीं है, और तब भी वो मतलब बिल्कुल फालतू हरकतें कर रहा है, उसके पास में कोई रीजंस भी नहीं है राइटिंग में रिकॉर्डेड, एंड तब भी वो ये ऐसी मतलब हरकतें कर रहा है। तो उस केस में जो भी अथॉरिटी या ऑफिसर है, उसको जो है फॉर एवरी सच ऑफेंस उसको जो है वो पेनल्टी हो जाएगी, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 2 इयर्स का, या फिर उसको फाइन हो सकता है 50,000 का, ये दोनों चीजें भी उसको हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये दिया है कि अगर वो मतलब ऐसा कर रहा है बिना रीजन के और राइटिंग में बिना रिकॉर्ड करे, तो उस केस में उसको जो है पेनल्टी लग सकती है या फाइन, इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 63 ने क्या बोला है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। तो अगर जो है कोई भी पर्सन ने जानबूझकर विलफुली या मैलिशियसली क्या करा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, एंड जिसकी वजह से कोई भी अरेस्ट या सर्च हुई है, तो उसको फिर जेल हो जाएगी 2 साल तक की, और उसको फाइन भी हो सकता है 50,000 का, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। उसी तरह से अगर किसी भी पर्सन जो कि लीगली बाउंड था आंसर करने के लिए, पर उसने आंसर नहीं करा, या फिर उसने साइन नहीं करा, या फिर उसने समन नहीं करा, मतलब उसको अटेंड करना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करके देना था, और वो उसने नहीं करा, तो फिर उसको फाइन हो जाएगा 500 से 10,000 तक का हर डिफॉल्ट के लिए। और जो है उसको ये फाइन तभी मिलेगा
अगर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड एंड तब भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तब उसके ऊपर ये फाइन लगा दिया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 64 बोलता है कॉग्निजेंस कौन लेगा ऑफेंस की। तो कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर देती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन या रिफ्यूज करेगी विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। तो जब तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बता देती है तब तक कोई भी कोर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर जो मतलब 62 और 63 है उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। उसके बाद में 65 में आपको बताया जो भी आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोसीजर्स हैं दे विल अप्लाई सो फार जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं है प्रोविजंस के लिए। अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे ना तो फिर वो प्रोविजन जो है वो ओवरराइड कर देगा आपकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को। उसके बाद में सेक्शन नंबर 66 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें ये है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है ना इस एक्ट में तो डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है बाय द डायरेक्टर वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अगर करता है एंड इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर या फिर जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है सच इन्फॉर्मेशन मे बी नेसेसरी फॉर द ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर लॉ। तो जो भी डायरेक्टर है या ऑथराइज पर्सन है उसको मतलब यहाँ पर ना एक तरह से फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है कि डायरेक्टर को या ऑथराइज पर्सन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। तो मतलब उसको जो है कोई भी अगर इम्पोजिशन है टैक्स का वो उसको बताना पड़ेगा फिर वो अगर फॉरेक्स में डीलिंग कर रहा है वो उसको बताना पड़ेगा। उसी तरह से प्रिवेंशन अगर वो कर रहा है किसी इलिसाइट ट्रैफिक का अंडर नैरकोटिक या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वो उसको बताना पड़ेगा। या फिर वो कोई भी अदर लॉ जो भी स्पेसिफाइड है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसमें जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई भी डायरेक्टर या जो भी अदर ऑथराइज पर्सन है वो इस ओपिनियन का है दैट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल है उसके पोजीशन में दैट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ आर कॉन्ट्रावीन्ड तो फिर उस डायरेक्टर या अथॉरिटी को शेयर करना पड़ेगा सच इन्फॉर्मेशन विद द कंसर्न एजेंसी फॉर नेसेसरी एक्शन। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है किसी और एक्ट का या फिर किसी और लॉ का तो उसको नेसेसरी एजेंसी उसको जो है वो ये चीज़ इन्फॉर्म करनी पड़ेगी और नेसेसरी एजेंसी जो है उस पर एक्शन ले सके जिससे। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 67 है वो बात करता है बार्स ऑफ सूट्स इन सिविल कोर्ट्स। तो कोई भी सूट जो है वो तब तक ब्रॉट नहीं होगा नो सूट shall be brought in any civil court to set aside or modify any proceeding that is taken or order made under this act and no prosecution suit or other proceeding shall lie against the government or any other officer of the government for anything done or intended to be done in good faith। मतलब कुछ भी काम अगर गुड फेथ में हो रहा है तो उसके लिए कोई भी जो है आप प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 68 जो है वो बोलता है नोटिस नॉट टू इनवैलिडेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो कोई भी नोटिस समन या ऑर्डर जो है जो भी लिया गया है टू हैव बीन फर्निश्ड और मेड टू बी इशूड और टेकन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस वो इनवैलिड तब तक नहीं होगा या हम उसको इनवैलिड तब तक नहीं मानेंगे या हम डिफेक्टिव हम तब तक नहीं मानेंगे। एक सेकेंड जब तक उसका ना इंटेंट और पर्पस जो है वो कंफर्म नहीं हो जाता तो तब तक हम उसको इनवैलिड नहीं मान सकते हैं। हम सिर्फ इसको इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ एनी मिस्टेक डिफेक्ट या ओमिशन की वजह से हम उसको ऐसा नहीं मान सकते कि वो जो है इनवैलिड ही हो गया जब तक उसकी कंफर्मिटी नहीं होती है अबाउट इट्स इंटेंट एंड पर्पस। उसके बाद में सेक्शन नंबर 69 बात करता है रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी। तो अगर कोई भी फाइन जो है या पेनल्टी जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर इम्पोज करने की पे नहीं हुई है तो डायरेक्टर को जो है वो प्रोसीड करना होगा टू रिकवर इन मैनर और उस मैनर में उसको करना पड़ेगा दैट इज सेम इन शेड्यूल नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जिससे वो अरियर्स जो है वो रिकवर कर ले। मतलब जैसे टैक्स रिकवरी होती है ना उसी तरह से कोई भी फाइन एंड पेनल्टी है तो वो डायरेक्टर को रिकवर करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 70 बात करता है ऑफेंसेस के बारे में। तो इसमें यह है सबसेक्शन नंबर 1 में कि अगर किसी भी पर्सन ने कमिट किया है कॉन्ट्रावेंशन वेर अ पर्सन कमिटेड कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंपनी। तो अगर कोई भी जो पर्सन है जो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है वो कोई कंपनी है तो उस केस में क्या होगा
अगर वो कोई भी कंपनी है तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वॉज इन चार्ज एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड द कंपनी itself shall be deemed to be guilty and liable to be proceeded against and punished accordingly। तो अगर वो जो पर्सन है ना वो कंपनी है, तो उस केस में जो भी पर्सन जो उस चार्ज में था, कंपनी में कोई पर्सन तो इंचार्ज होता ही है ना, तो जिसके पास में चार्ज था या जो रिस्पॉन्सिबल था, उसको जो है वो मतलब उसके ऊपर जो है उसको हम मानेंगे कि वो गिल्टी है और साथ में कंपनी को भी मानेंगे कि वो गिल्टी है। ठीक है। एंड उसके उसके ही अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी एंड उसको अकॉर्डिंगली पनिश करा जाएगा। नाउ पर्सन जो है वो हम उसको मतलब माफ कर देंगे, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर वो ये चीज प्रूव कर दे कि ये काम तो मेरी नॉलेज के बिना हुआ था, या फिर उसने तो एक्सरसाइज करी थी भैया सारी की सारी ड्यू डिलिजेंस, लेकिन उसके बाद में भी वो उस कॉन्ट्रावेंशन को प्रिवेंट नहीं कर पाया। तो अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है कि वो ड्यूली डिलीजेंटली काम कर रहा था एंड उसकी नॉलेज के बिना ये चीज हुई, तो वो उस केस में हम फिर उसको पनिशमेंट से रिलीज भी कर सकते हैं। देन सबसेक्शन नंबर 2 ये बोलता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कॉन्ट्रावेंशन जो है वो हुआ है विद द कंसेंट, या फिर वो एट्रीब्यूटेबल है टू एनी निग्लेक्ट और एनी पार्ट ऑफ अ डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर। तो मतलब वो कंसेंट के साथ में हुआ है, ये एट्रीब्यूटेबल है टू एनी निग्लेक्ट, जो किसने करा है, या तो डायरेक्ट ने करा है, डायरेक्टर ने करा है, या मैनेजर ने करा है, या सेक्रेटरी ने करा है, कंपनी सेक्रेटरी ने करा है, या फिर किसी अदर ऑफिसर ने करा है। तो फिर उस केस में जिसके कंसेंट से ये काम हुआ है उसकी गर्दन पकड़ी जाती है। तो उस केस में डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस या जिसने भी उस पर्सन को ये अथॉरिटी दी, उसको भी हम मान लेंगे कि वो भी गिल्टी है एंड उसको भी जो है उसको पनिश किया जाएगा एंड उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स ली जाएंगी। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में इस सेक्शन के लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी ही नहीं है बल्कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूडेड है एंड फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है। एंड जो डायरेक्टर है उसका मतलब है कि पार्टनर जो है फर्म का, उसको हमने बोला है डायरेक्टर। अगर हम फर्म के डायरेक्टर की बात करें तो उसमें पार्टनर ऑफ फर्म जो है दैट विल बी अ डायरेक्टर। देन सेक्शन नंबर 71 बात करता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो ये जो एक्ट है किसी भी अदर लॉ को ओवरराइड करता है। इन सेक्शन नंबर 72 बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। तो अब अगर जैसे जिसने ये करी थी, मनी लॉन्ड्रिंग करी थी एंड उसको जो है मतलब, या फिर उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी थी, उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन चली हो। तो अगर उस पर्सन की डेथ हो गई जिसको अपील करनी थी, उसको मन था उसको अपील करने का बट उससे पहले ही उसको बुला लिया गया ऊपर, तो उस केस में इट शैल बी लॉफुल फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच पर्सन और द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर। तो या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर जो भी ऑफिशियल असाइनी है, या फिर जो भी ऑफिशियल रिसीवर है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप प्लीज इसको मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर वो ऊपर पहुंच गया है, मर गया है, वो डेथ हो गई उसकी जिसको अपील करनी थी, तो उस केस में क्या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर उसके बिहाफ पे कर सकता है। तो एज अ केस में भी वो एक अपील कर सकता है एंड उसके साथ में वो कंटिन्यू भी कर सकता है, उस अपील के साथ में वो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इसको आप हाईलाइट कर लो, ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर को, और आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी कर लो। तो इस केस में वो जो है उस अपील को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड आई होप कि ये जो भी लेक्चर्स हैं मेरे, इसने आपको हेल्प करी होगी ये चैप्टर को अच्छे से समझने में। और बस इसी तरह से आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी एंड प्लीज डू शेयर इफ दे आर हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच।